जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राहुल परमार। क्यों चलती है पवन, ना तुम जानो ना हम। ये सॉन्ग आपने सुना होगा, बट आज हम जानने वाले हैं क्यों पवन चलती है, क्या कारण होता है विंड का एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ जाने का। तो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसी प्रेशर से चलने वाली हवाओं के बारे में बात करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था इंसोलेशन, हीट बजट और टेम्परेचर। इंसोलेशन के अंदर हमने देखा था इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो सन से आती है अर्थ सरफेस पर, जिसके स्पेक्ट्रम की हमने बात की थी। सन के अंदर बनने वाले मैकेनिज्म की बात की थी कि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, एम्पल अमाउंट में एनर्जी जनरेट होती है, उसकी हमने बात की थी। फिर हमने स्पेक्ट्रम के अंदर गेक्स-यू वीमार की बात की थी। गेक्स-यू वीमार में हमने देखा था गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, विजिबल रेस, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। वेवलेंथ देखा था हमने, शॉर्ट वेवलेंथ, लॉन्ग वेवलेंथ में किस तरीके से वेव्स होती है उसकी बात की थी। वेवलेंथ के बाद हमने देखा था हीट बजट। हीट बजट क्या होता है, तो हमने देखा था जितनी एटमॉस्फेयर से अर्थ सरफेस के ऊपर किरणें आती है उतनी अर्थ सरफेस लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में इमिट आउट करती है। तो इस चीज को डिस्कस किया था। फिर हमने देखा था टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, तो टेम्परेचर इज द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एनी बॉडी। एक बॉडी के अंदर कितनी हॉटनेस और कोल्डनेस है उसका मैग्नीट्यूड होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के अंदर कैसे आता है, हमने कंडक्शन की बात की थी। कंडक्शन में क्या होता है, पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी का ट्रांसफर होता है। कॉन्वेक्शन में क्या होता है, एक पार्टिकल मूव करता है और दूसरे एरिया को जाकर गर्म करता है, तो दैट इज कॉन्वेक्शन। फिर हमने बात की थी रेडिएशन की। तो रेडिएशन में क्या होता है, पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होता, एनर्जी जो फोटोन में होती है विदाउट एनी मीडियम चलती है, वो रेडिएशन की बात की थी। हमने शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन की बात की थी, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की बात की थी। तो ये कल के चैप्टर में हमने देखा था और कई सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए थे। इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस चीज का होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा होता है एयर का। एयर जो हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है उस प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एक्चुअल में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो हमारे ऊपर लगता है अर्थ सरफेस के ऊपर होने पर, वो होता है 1013 मेगाबार। 1013 मेगाबार एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर लगाता है जब हम अर्थ सरफेस के ऊपर होते हैं। अर्थ सरफेस के ऊपर सपोज करो आप हो और आप यहां पर आपके घर में हो, तो आपके घर में वो एटमॉस्फेयर की जो एयर है उस एयर का प्रेशर आपके ऊपर लग रहा है 1013 मेगाबार। इन रिटर्न आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी भी एटमॉस्फेयर के ऊपर प्रेशर लगा रही है 1013 मेगाबार। बट जब हम वर्टिकली अपवर्ड मूवमेंट करते हैं तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर डिक्रीज होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर डिक्रीज होने लगता है। जैसे सपोज करो आप घर में हो तो आपके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, 1013। बट जब हम बाहर जाते हैं और बाहर जाने के बाद हम किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं, जैसे शिमला के अंदर हम जाते हैं, जैसे लेह में जाते हैं हम, तो वहां पर जाने पर क्या होता है, हम हाइट गेन करते हैं, हम हिमालय के ऊपर चढ़ते हैं। तो जब हम हिमालय के ऊपर जाते हैं तो ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ये 1013 से रिड्यूस होकर हो जाता है 990 अप्रोक्स। 1013 से घट के 990 मेगाबार का प्रेशर एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर एक्सर्ट करता है। बट हमारी बॉडी का प्रेशर तो अभी चेंज हुआ नहीं है, हमारी बॉडी तो अभी भी कितना लगा रही है एटमॉस्फेयर के ऊपर, 1013। तो 1013 मेगाबार प्रेशर हमारी बॉडी का एंड 990 मेगाबार प्रेशर एटमॉस्फेयर का। तो इस प्रेशर में मिसमैचेस आ जाते हैं, इस प्रेशर के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाते हैं। जो बैलेंस कंडीशन है जो कि अर्थ सरफेस पर थी एटमॉस्फेयर और बॉडी की 1013 बराबर 1013, बट अब वो कंडीशन डिसबैलेंस हो गई क्योंकि एटमॉस्फेयर तो कम प्रेशर लगा रहा और हमारी बॉडी ज्यादा प्रेशर लगा रही। तो जब बॉडी का प्रेशर बढ़ता है उस टाइम से हमारी नोज से ब्लडिंग होने लग जाती। कई लोगों को आपने देखा होगा या फिर आप में से भी कई ने फील किया होगा कि जब हम माउंटेन के ऊपर जाते हैं तो हमारी नोज से ब्लडिंग होने लगती है। अच्छा, किस किस को ऐसा होता है आप एक बार कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि किस किस को इस टाइप की प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तो वो प्रॉब्लम होती है बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर चेंज आ जाने के कारण।
आज हम इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिस टेम्परेचर की हमने कल बात की थी, कल हमने देखा था कुछ लेटीट्यूड पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, उन लेटीट्यूड पर आज प्रेशर बिल्कुल कम होगा। तो इस लेक्चर के अंदर आगे हम डिस्कस करते हैं प्रेशर के बारे में। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, अ कॉलम ऑफ एयर एक्सर्ट वेट इन टर्म ऑफ प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये आपको ये कॉलम दिख रहा है, इस कॉलम के अंदर जो भी एयर है, ये एयर पूरा का पूरा प्रेशर लगा रही है सरफेस के ऊपर, एक यूनिट एरिया के ऊपर। उस यूनिट एरिया को हमने सपोज कर लिया x, और यही होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कि कितना वेट हमारे ऊपर लग रहा है एटमॉस्फेयर में एयर का। जो एयर एटमॉस्फेयर के अंदर है वो कितना वेट किसी बॉडी के ऊपर लगा रही है जो कि अर्थ सरफेस के ऊपर है। द वेट ऑफ कॉलम ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस एंड अ टाइम इज कॉल्ड एयर प्रेशर। जो एयर प्रेशर का वेट एक बॉडी के ऊपर एक टाइम में लगता है उसी को ही हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। जैसे मैं ये खड़ा हूं, अब मेरे ऊपर इस रूम के अंदर जितनी भी एयर है वो मेरे ऊपर कुछ प्रेशर लगा रही है, तो वो प्रेशर क्या हुआ? वो प्रेशर हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर। बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। और ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया है कि वो कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर के अंदर मिलने वाली एयर का प्रेशर मेजर करता है। तो इट्स बैरोमीटर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे कि हमने बात की, ये इतना फोर्स लग रहा है इस यूनिट एरिया के ऊपर, तो ये हो गया प्रेशर। इन द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द प्लेस हैविंग सेम प्रेशर इज कॉल्ड आइसोबार। जैसे एक एरिया है जहां का प्रेशर है 1000 और दूसरा एरिया वहां का प्रेशर भी है 1000, तो इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करेगी उस लाइन को हम बोलेंगे आइसोबार। सो आइसोबार एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जो उन दो एरिया को ज्वाइन करती है जिनका प्रेशर इक्वल होता है। कल हमने आइसोथर्म की बात की थी। आइसोथर्म वो इमेजिनरी लाइन होती है जो उन जगहों को ज्वाइन करती है जिनका सेम टेम्परेचर होता है। आइसोहेलाइन की बात की थी। आइसोहेलाइन वो लाइन होती है जो उन एरिया को ज्वाइन करती है जिनकी सेम सेलेनिटी होती है। आइसोहाइट वो लाइन होती है जो उन एरिया को ज्वाइन करती है जिनकी जहां पर सेम रेनफॉल होती है। तो उसी तरीके से आइसोबार भी होता है। हमसे सबसे पहली स्लाइड के अंदर देखा भी था ये वाला पॉइंट 1013, यहां लिखा भी है, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बॉडी बाय एटमॉस्फेयर एट अ सी लेवल इज 1013। 1013 मेगाबार प्रेशर एटमॉस्फेयर एक्सर्ट करता है किसी भी बॉडी के ऊपर जो बॉडी अर्थ सरफेस पर हो। समझ गए? ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जानने से पहले यहां पर 2-3 चीजें जानना जरूरी है जो कि पूरे चैप्टर में हमारे साथ चलेगी। द एरिया विच हैज हाई टेम्परेचर, उस एरिया पर होगा लो प्रेशर। जहां पर हाई टेम्परेचर होगा उस एरिया पर लो प्रेशर होगा। और टेम्परेचर हाई कैसे होता है? टेम्परेचर हाई होता है जब इंसोलेशन ज्यादा रिसीव होती है। कल के चैप्टर में हमने यही देखा था कि जो लो लेटीट्यूड्स होती है वहां पर इंसोलेशन बहुत ज्यादा होती है, तो जितनी ज्यादा वहां पर इंसोलेशन होगी उतना कम वहां पर प्रेशर होगा। और जितना कम प्रेशर उतना विंड डेफिशिएट रीजन। अगर किसी एरिया का प्रेशर बहुत कम है मतलब वहां पर एयर बहुत कम है, और जब वहां पर एयर कम होगी तो दूसरे कई एरिया से विंड आकर वहां पर शिफ्ट होगी। यही होता है विंड के चलने का कारण कि एक एरिया है ए और दूसरा एरिया है बी। जो ए एरिया है यहां पर टेम्परेचर है 40 डिग्री, बी एरिया है जहां पर टेम्परेचर है 26 डिग्री। अगर यहां पर टेम्परेचर कम है, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब यहां पर प्रेशर ज्यादा है, और यहां पर प्रेशर कम है। तो जिस एरिया पर प्रेशर ज्यादा हुआ और जिस एरिया पर प्रेशर कम हुआ, विंड यहां से मूव करेगी इस तरफ, जिसे हम मूवमेंट ऑफ विंड भी बोलते हैं या फिर प्रेशर ग्रेडियंट। तो समझ में आया? जिस एरिया पर प्रेशर ज्यादा होता है वहां से विंड मूव करती है उस एरिया की तरफ जिस एरिया का प्रेशर कम होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर के बारे में। पुराने कई लेक्चर के अंदर हमने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की बात की थी कि वर्टिकली एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो कैसे रिड्यूस होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हमने क्या देखा था? जैसे हम हाइट पर ऊपर जाते हैं, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 6.48 डिग्री रेट के साथ डिक्रीज होता जाता है। जितना हम ऊपर जाएंगे
1 किलोमीटर के अंदर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा 6.48 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं प्रेशर भी जितना हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं उतना प्रेशर डिक्रीज होता है। जब हम एटमॉस्फेयर में 1 किलोमीटर ऊपर चल जाते हैं, जब हम एटमॉस्फेयर में 1 किलोमीटर ऊपर की हाइट पर होते हैं तो जो प्रेशर होता है वो 100 मेगाबार डिक्रीज हो जाता है। प्रेशर कितना डिक्रीज होता है? 100 मेगाबार। कब? जब हम एटमॉस्फेयर में 1 किलोमीटर की हाइट गेन कर लेते हैं। अब हमने एक कंडीशन देखी थी, टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर बट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के इंटीरियर में और अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये फिनोमिना चेंज होने लगता है, बट अर्थ सरफेस पर टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बट जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएंगे प्रेशर डिक्रीज होगा 1 किलोमीटर में 100 मेगाबार। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स की जो कि एटमॉस्फेयर के प्रेशर को डिटरमाइन करते हैं। तो एटमॉस्फेयर के प्रेशर को डिटरमाइन करते हैं दो फैक्टर, एक डायनेमिक फैक्टर और दूसरा थर्मल फैक्टर। थर्मल मतलब टेम्परेचर के कारण प्रेशर में चेंज आना। अर्थ सरफेस के ऊपर ये टोटल प्रेशर बेल्ट होते हैं जो यहां पर हमें दिखाई दे रहे। टोटल प्रेशर बेल्ट अर्थ सरफेस पर होते हैं 7। ये हमेशा याद रखना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन भले कॉन्सेप्ट के ऊपर ना आए बट फैक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ये आ सकता है कि टोटल कितने प्रेशर बेल्ट बनते हैं। तो अर्थ सरफेस के ऊपर, इस ग्लोब के ऊपर टोटल 7 प्रेशर बेल्ट बनते हैं। अब इन 7 प्रेशर बेल्ट में से कौन से प्रेशर बेल्ट थर्मली इंड्यूस्ड होते हैं और कौन से प्रेशर बेल्ट डायनेमिकली इंड्यूस्ड होते हैं, चलिए देखते हैं। यह है हमारा 0 डिग्री इक्वेटर। वो 0 डिग्री इक्वेटर पर सनलाइट परपेंडिकुलर होगी, थ्रू आउट द ईयर गिरेगी, तो यहां पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा? हाई। और जब जैसे यहां पर हाई टेम्परेचर होगा तो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो यहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा? लो। तो ये लो प्रेशर किस कंडीशन से बना? ये थर्मल कंडीशन से बना। वहीं अगर दोनों पोल की तरफ देखें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जब दोनों पोल की तरफ देखते हैं तो दोनों पोल पर टेम्परेचर बिल्कुल कम रहता है ना। आर्कटिक और अंटार्कटिक पर जब टेम्परेचर कम रहेगा तो यहां का प्रेशर क्या रहेगा? रिलेटिवली हाई प्रेशर। तो ये दोनों पोल के और एक ये इक्वेटर का, ये है थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट जो कि टेम्परेचर के कारण बने हैं। टेम्परेचर से कैसे बने? जैसे एक एरिया है, उस एरिया के अंदर कई सारे पार्टिकल है, मतलब वहां पर भीड़ इकट्ठा है, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा है। अब जैसे वहां पर लाइट की रेस गिरेगी, वहां पर तेजी से रोशनी गिरेगी तो पार्टिकल दूर दूर जाएंगे। मैंने पहले भी बताया था ये आपको, और आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। तो पार्टिकल एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ जाएंगे और जब वो दूर दूर मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पर बन जाएगा लो प्रेशर। और जहां पर टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाएगा, जब टेम्परेचर किसी एरिया पर कम होगा तो पार्टिकल एकदम पास पास आ जाएंगे। और जब एयर के पार्टिकल पास पास आ जाएंगे तो यहां पर एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर हो जाएगा। तो ये दोनों थे हमारे थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। दूसरा होता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट है सब पोलर लो, सब ट्रॉपिकल हाई ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सब ट्रॉपिकल हाई एंड सब पोलर लो ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर। मतलब जो टोटल 7 प्रेशर बेल्ट लिखे हमने, इन टोटल 7 प्रेशर बेल्ट में से थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट है 3 और डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट है 4। कौन कौन से 4? 1, 2, 3, 4 और थर्मली इंड्यूस्ड 1, 2 एंड 3। तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट कैसे बने? डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट भी टेम्परेचर के थ्रू बनते हैं, बट वो कैसे कि इक्वेटर एरिया जहां पर हाई टेम्परेचर है, लो प्रेशर है, पार्टिकल्स ऊपर उठेंगे और ये पार्टिकल सबडक्ट हो जाएंगे इस एरिया पर। एग्जैक्टली सेम, पार्टिकल ऊपर उठेंगे और सबडक्ट हो जाएंगे सब ट्रॉपिकल रीजन पर। तो सब ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर बन जाएगा हाई प्रेशर, और जब यहां पर हाई प्रेशर बन जाएगा तो विंड मूव करेगी टुवर्ड्स द सब पोलर रीजन जो कि लो प्रेशर है, और दूसरी पोल से भी विंड आएगी। तो इन पोलर एरिया से आने वाली विंड और सब ट्रॉपिकल एरिया से आने वाली विंड डायनेमिक कंडीशन जनरेट कर देती है इस सब पोलर रीजन पर। तो डायनेमिक प्रेशर बेल्ट कहां कहां बनते? सब ट्रॉपिकल एंड सब पोलर ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सब ट्रॉपिकल एंड सब पोलर ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर। यहां पर दोनों जगह डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट बनते हैं, और ये ट्रॉपिकल एरिया, सॉरी इक्वेटोरियल एरिया हमारा और पोलर एरिया, यहां पर बनता है हमारा थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। अब हम बात करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट की। थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था, अभी एक बार और डिस्कस करते हैं। पहली चीज तो बेटा जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है
वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है विंड्स के चलने के लिए। जो हमारा चैप्टर का नाम था ना, क्यों चलती है पवन, उस पवन के चलने का कारण है ये प्रेशर का ग्रेडियंट। किसी एक एरिया के अंदर प्रेशर का ज्यादा होना, सपोज करो ये ए एरिया है जिसके अंदर प्रेशर है 1000 मेगाबार 1000 मेगाबार का दबाव है वहां पे, और दूसरा एरिया है बी जहां पर प्रेशर है 990 मेगाबार। तो विंड कहां से कहां चलेगी, इस हाई प्रेशर एरिया से इस लो प्रेशर एरिया की तरफ। ठीक है, जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होगा, है ना, जितना ज्यादा प्रेशर का ग्रेडियंट होगा उतनी ही तेजी से विंड चलेगी। जैसे इस एरिया पर प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो आप देख रहे हो जितना प्रेशर ऊपर से लग रहा है उतना ही बाहर फेंक रहा, उतने ही विंड को बाहर फेंक रहा। और जिस एरिया पर लो प्रेशर है वो लो प्रेशर एरिया उतनी ही विंड को अंदर लेकर ऊपर उठा रहा। तो इक्वेटोरियल पे ऊपर उठती है, ठीक है, और सब ट्रॉपिकल जो हाई प्रेशर है वहां पर नीचे से उतर के दूर दूर चली जाती है। ठीक है, अब जितना ज्यादा प्रेशर का ग्रेडियंट होगा उतनी ही ज्यादा विंड की स्पीड होगी। अब विंड की स्पीड ऐसे तो पता नहीं चलती कि हम खड़े हैं, तेजी से हवा आ रही है, तो हवा आने से हम बोलते थे कि अभी तेज हवा है, अभी कम हवा, ये अजम्पशन है। बट साइंटिफिकली विंड की स्पीड नापी जाती है एनेमोमीटर से। एनेमोमीटर ये डिवाइस है, आप इसको देख पा रहे हो सभी लोग, ये बाउल बने हुए हैं। जब तेजी से हवा आती थी ये बाउल घूमते, इसमें हवा लगती, इसमें हवा लगती, इसमें लगती, इसमें, तो ये तेजी से घूमते। तो 1 मिनट में कितने राउंड लेटे, राउंड पर मिनट, यहां पर बताता है विंड की स्पीड की कितनी स्पीड होगी विंड की, वो बताता है हमें एनेमोमीटर। हमारे एग्जाम में इस एरिया से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एनेमोमीटर किसे कहा जाता है। तो प्रेशर ग्रेडियंट समझ में आया हमें, और वो फैक्टर समझ में आए जिन्होंने थर्मल प्रेशर बेल्ट और डायनेमिक प्रेशर बेल्ट अर्थ सरफेस पर जनरेट किया है। अब हम बात करते हैं टोटल प्रेशर बेल्ट की। जो 7 प्रेशर बेल्ट हमने देखे, वो 7 प्रेशर बेल्ट वर्ल्ड में कहां कहां है, उन प्रेशर बेल्ट को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट एंड पोलर प्रेशर बेल्ट आर थर्मली इंड्यूस्ड, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ आर डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। तो ये यहां पर है प्रेशर बेल्ट। एक एक करके सारे प्रेशर बेल्ट को हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट की। तो इक्वेटर पर प्रेशर होगा लो। इक्वेटर पर प्रेशर लो इसलिए होगा बेटा क्योंकि यहां पर सनलाइट तेजी से गिरेगी। जब सनलाइट तेज गिरेगी तो पार्टिकल लाइटर होकर कॉन्वेक्शनली ऊपर उठेंगे। मैंने क्या बताया था, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ का एटमॉस्फेयर भी कुछ ऐसा है। इक्वेटर के पास एटमॉस्फेयर की हाइट काफी ज्यादा है, वो पोल के पास हाइट कम है। इसका रीजन पता क्या है? इसका रीजन ये है कि इक्वेटर पर जब सनलाइट गिरती है तो पार्टिकल तेजी से ऊपर की तरफ उठते हैं, और जब ये आसमान में जाएंगे तो आसमान में जाने के बाद जो ब्लैंकेट है हमारा एयर का, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, उस एटमॉस्फेयर को पुश करके ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। इसीलिए इक्वेटर से क्या होता है, पार्टिकल गर्म होता है और कॉन्वेक्शनली ऊपर उठता है। ठीक है, अब इक्वेटर पर जब पार्टिकल ऊपर चला जाएगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, लो प्रेशर एरिया। और इस लो प्रेशर एरिया को कौन आकर भरेगा, इस लो प्रेशर एरिया को, जो 0 डिग्री इक्वेटर पर लो प्रेशर एरिया बना है हमारा, इस लो प्रेशर एरिया को इस हाई प्रेशर एरिया से विंड आकर फुलफिल करेगी। तो ये जो विंड्स है जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया से चलेगी और कहां आएगी, इस इक्वेटोरियल लो प्रेशर पर। फिर इक्वेटोरियल लो प्रेशर से विंड आसमान में उठ जाएगी और फिर यहां पर आकर गिर जाएगी। तो ये सेल बन गया पूरा, समझ रहे हो कि यहां से विंड आई, यहां पर मिली, फिर यहां से ऊपर उठ गई, फिर वापस यहां पर गई। तो ये पूरा का पूरा सेल बन जाता है। तो इक्वेटोरियल रीजन पर जो विंड्स आती है वो विंड्स कहां से आती है, 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ से विंड आती है। और ये जो कॉन्वर्जेंट जोन होता है जहां दो विंड्स आपस में आकर टकराती है, जहां पर 30 डिग्री से आने वाली विंड जब इक्वेटर पर आकर टकराती है तो इस कन्वर्जेंट जोन को, इस काम जोन को, इस शांत कंडीशन को ज्योग्राफी के अंदर डोल्ड्रम कहा जाता है। याद रखना, एनडीए ने यहां से क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन सिंपल था, डोल्ड्रम क्या होता है, कहां बनता है, तो हमको समझ में आ गया। डोल्ड्रम एक काम कंडीशन होती है जो इक्वेटोरियल रीजन के अंदर बनती है, जहां पर विंड्स आकर कन्वर्ज होती है। तो ये था हमारा इक्वेटोरियल रीजन। ये इक्वेटर, ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है, इस 0 डिग्री इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ पर देखने को मिलता है। अब इक्वेटोरियल लो प्रेशर को कंप्लीट करने के बाद अगले प्रेशर बेल्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रेशर बेल्ट इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। क्या बताया था मैंने कि जो इक्वेटर से विंड उठी है,
ये विंड कहां जाकर गिरेगी? सब ट्रॉपिकल रीजन पर। तो सब ट्रॉपिकल रीजन पर जब ऊपर से विंड नीचे गिरेगी तो यहां पर क्या बन जाएगा? यहां पर बन जाएगा हाई प्रेशर, और इस हाई प्रेशर से विंड दोनों तरफ जाएगी, एक तो इक्वेटर तरफ और दूसरी पोल तरफ। ठीक है, तो याद क्या रखना अपने को यहां पर? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट वो एरिया है जो कि 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में आता है इक्वेटर के, और यहां पर जो इक्वेटर से जो विंड असेंड हुई थी वो विंड इस एरिया के अंदर गिरने लगती है। इस एरिया पर जो भी लेटीट्यूड्स मिलती है, जो 30 डिग्री पर लेटीट्यूड्स मिलती है बेटा, उन 30 डिग्री पर मिलने वाली लेटीट्यूड्स को हम हॉर्स लेटीट्यूड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनको हॉर्स लेटीट्यूड? आइए जानते हैं। देखो, यह है 30 डिग्री। पहले क्या होता था एंशियंट टाइम में, जो अमेरिका से कुछ लोग जाते थे स्पेन की तरफ, अमेरिका से कुछ लोग स्पेन तरफ जाते थे, और ये क्यों जाते थे? व्यापार करने और कुछ घोड़े खरीदने। घोड़े इसलिए खरीदते थे क्योंकि जब दूर दूर तक चलते थे तो अपने जहाज में अपने घोड़ों को भी लेकर चलते थे। बट जब ये समुद्र से पार होते थे इनकी नाव को लेकर, तो 30 डिग्री लेटीट्यूड पर जैसे पहुंचते थे तो 30 डिग्री पर क्या हुआ था? इक्वेटर से उठी हुई हवा यहां पर नीचे आती थी। जब इक्वेटर से उठी हुई विंड का यहां पर डिसेंडिंग होता है, इस हाई प्रेशर एरिया के कारण क्या होता है? उनकी नाव के ऊपर दबाव पड़ता था, और जब नाव के ऊपर दबाव पड़ता था नाव डगमगाने लगती थी, नाव पूरी हिलने लगती थी, और नाव जैसे ही हिलने लगती थी तो क्या होता था कि वो डूबने की कगार पे आ जाती थी नाव। तो ये क्या करते थे? खुद तो डूबेंगे नहीं, नाव के अंदर जो वजन है उस वजन को समुद्र के अंदर फेंक देते थे। पर इनके पास वजन नाम पे क्या था? वजन नाम के इनके पास था घोड़े। तो ये क्या करते थे? जो घोड़े इन्होंने अमेरिका से खरीदे थे उन घोड़ों को ये निकालते थे और कुदा देते थे समुद्र के अंदर। तो इस लेटीट्यूड पर इतने ज्यादा हॉर्स फेंके गए, इसलिए इस एरिया को हम हॉर्स लेटीट्यूड भी कहते हैं। कई बार एग्जाम यहां पर पोटेंशियल बिहेवियर शो करती है इस क्वेश्चन को पूछने के लिए। क्वेश्चन सिंपली पूछा जाता है, ऐसा नहीं पूछा जाता कि कहां घोड़े डुबाए जाते थे, कौन लेकर आता था, कहां से खरीदे जाते थे, क्या मकसद था खरीदने का। क्वेश्चन सिर्फ इतना होता है कि जो हॉर्स लेटीट्यूड है वो कहां मिलती है, और आंसर होगा आपको 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में हॉर्स लेटीट्यूड हमें देखने को मिलती है। फिर इसके बाद यहां पर जो विंड, इस 30 डिग्री पर विंड जो आती है, ये विंड का एक पार्ट तो जाता है इक्वेटर की तरफ और दूसरा पार्ट जाता है सब पोलार रीजन की तरफ। तो अब हम बात करते हैं सब पोलार रीजन के बारे में। अब ये है इक्वेटोरियल रीजन, यहां से विंड ऊपर उठी थी, सब ट्रॉपिकल रीजन पर गिरी। फिर सब ट्रॉपिकल रीजन पर गिरने के बाद उसकी एक ब्रांच कहां पर आ गई? वापस इक्वेटर पर, और उसकी दूसरी ब्रांच चली गई सब पोलार एरिया पर। जब सब पोलार एरिया पर यह ब्रांच चली गई तो यहां पे एक डायनेमिकली इंड्यूस्ड लो प्रेशर कंडीशन जनरेट हो गई। किस डिग्री के ऊपर? यह जनरेट होती है हमारी 60 टू 70 डिग्री के ऊपर। 60 टू 70 डिग्री के ऊपर सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट मिलता है। यह पॉइंट हमें याद रखना है। और यह सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट को कौन सी हवाएं भरती? एक तो जो इक्वेटर से आती है और दूसरी जो पोल से आती है। एक जो सब ट्रॉपिकल रीजन से आती है क्योंकि यह भी हाई प्रेशर है, और एक पोलार रीजन क्योंकि यह भी हाई प्रेशर है। तो यहां से विंड आती है और फिर विंड यहां से ऊपर उठ जाती है। मेन चीज यह है कि यहां से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए। जो ये वाला टॉपिक है हमारा प्रेशर बेल्ट का, यहां से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड के अंदर टोटल कितने प्रेशर बेल्ट होते हैं। तो 7 प्रेशर बेल्ट होते हैं, ये तो हमने जान लिया, बट थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ने के कारण मैंने सोचा आपको यह भी बताया जाए कि ये प्रेशर बेल्ट बने कैसे। तो ये प्रेशर बेल्ट इस तरीके से बने हुए हैं, जिसमें सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर और सब पोलार लो प्रेशर एंड इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट की तो हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं पोलार हाई प्रेशर के बारे में। पोलार हाई प्रेशर बेटा हमको मिलता है नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर। यह हमको मिलता है 75 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ से 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में। यहां पर टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो होता है। क्यों टेम्परेचर यहां पर लो होता है? क्योंकि सन की रेज यहां पर नहीं गिर पाती, और जब सन की रेज यहां पर नहीं गिर पाएगी तो टेम्परेचर पूरा कम हो जाएगा। और जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो टेम्परेचर कम होने के कारण क्या होगा? यहां पर टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर टेम्परेचर यहां पर बिल्कुल कम है तो प्रेशर क्या होगा? यहां पर बहुत ज्यादा होगा। तो इसलिए इस पोलार एरिया पर हमें हाई प्रेशर देखने को मिलता है। और यह था हमारा लास्ट वाला प्रेशर बेल्ट जो कि अर्थ सरफेस के ऊपर बना हुआ है।
अब हम यहां पर बात करते हैं विंड्स के मूवमेंट की, किस तरीके से विंड एक कोने से दूसरे कोने की तरफ चलती है। अब ये छोटा सा एरिया तो है नहीं, ये पूरी अर्थ है और पूरी अर्थ पर कई सारे फैक्टर्स लगते हैं। उन्हीं फैक्टर में से एक फैक्टर है जिसे बोला जाता है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स का एक काम होता है कि जब हमने क्या देखा था, इस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रीजन से विंड कहां जा रही थी, इक्वेटोरियल रीजन पर। इस 30 डिग्री से विंड जा रही थी इक्वेटर की तरफ और इस 30 डिग्री से विंड जा रही थी इक्वेटर की तरफ। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रीजन से विंड जाती थी इक्वेटर रीजन की तरफ। अब जब ये विंड जाती है तो ये विंड सीधा नहीं जा सकती, इनके ऊपर लगता है कोरियोलिस फोर्स। वो कोरियोलिस फोर्स की एक ताकत होती है। कोरियोलिस फोर्स बोलता है कि अगर विंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलेगी तो मैं उसे राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट कर दूंगा, और अगर विंड सदर्न हेमिस्फीयर में चलेगी तो मैं उसे लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट कर दूंगा। ये क्यों डिफ्लेक्ट करता है? ये डिफ्लेक्ट करता है अर्थ के रोटेशन के कारण। जब अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट होती है तेज, तो रोटेट होने के कारण क्या होता है, विंड डिफ्लेक्ट होती है। उसका एग्जांपल हम यहां समझते हैं। ये मेरीगो राउंड देखा आपने, गोल गोल घूमने वाला झूला। इस गोल गोल घूमने वाले झूले के अंदर कई सारी लेडीज बैठी है। अब आप देख रहे हो कि जब ये गोल गोल घूमता है और इनमें से एक ये वाली बाहर की तरफ एक बॉल फेंकती है, तो जैसे बाहर की तरफ बॉल फेंकेगी तो क्या वो बॉल सीधी जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये रोटेशन में है ना, तो वो बॉल घूम कर जाएगी। ऐसे कैसे हवाओं का होता है कि हवा डायरेक्टली आना चाहती है इस एरिया पर, बट ये डिफ्लेक्ट होकर ऐसी हो जाती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरीके से जब विंड डिफ्लेक्ट होती है तो हमें यहां पर विंड का डायरेक्शन पता चलता है। अभी हमने प्रेशर बेल्ट भी बना लिया, अभी हमने कोरियोलिस फोर्स भी पढ़ लिया। ये वाला पॉइंट याद रखना जरूरी है यहां पर। इट डिफ्लेक्ट द विंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन राइट हैंड साइड एंड इन सदर्न हेमिस्फीयर लेफ्ट हैंड साइड। और क्यों? अर्थ की रोटेशन के कारण, इस मेरीगो राउंड के घूमने के कारण ये विंड को डिफ्लेक्ट करता है। अब हम देखेंगे एक एक विंड, वर्ल्ड में जो भी विंड्स मिलती है वो विंड्स कैसे कैसे चलती है। तो कोरियोलिस फोर्स को कंप्लीट करने के बाद आगे हम बात करते हैं विंड्स के ऊपर। वर्ल्ड के अंदर टोटल 3 तरह की विंड होती है। यहां से एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट होता है, यहां से वो पोर्शन आता है जो एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा पूछा गया है। तो वर्ल्ड के अंदर होती है टोटल 3 तरह की विंड। एक होती है जिसे हम प्राइमरी, प्लानेटरी या फिर परमानेंट विंड भी बोलते हैं। प्लानेटरी वर्ल्ड मतलब वो पूरे ग्लोब के ऊपर घूमती है। 3 जगह चलती है प्लानेटरी विंड। कहां चलती है वो फर्दर देखेंगे, बट प्राइमरी, परमानेंट और प्लानेटरी विंड जो होती है ये थ्रू आउट द ईयर चलती है, अपना डायरेक्शन को चेंज नहीं करती है। दूसरा सेकेंडरी विंड। सेकेंडरी विंड जो होती है वो सीजन टू सीजन चलती है, जैसे मॉनसून का आना। अब इंडिया में मॉनसून कब आता है? जून में आता है, और अभी सितंबर का महीना चल रहा है पर फिर भी बारिश हो रही है। तो जून में आया हुआ मॉनसून सितंबर तक चलता है, ठीक है। तो ये क्या सीजनल हुआ, साल भर ये हवाएं नहीं जो कि बारिश करवाएगी, तो ये हो जाएगा सीजनल विंड। अब सीजनल विंड में एक और आ जाता है साइक्लोन। साइक्लोन क्या होते हैं? साइक्लोन का याद रखना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। साइक्लोन हमेशा मॉनसून के पहले आएंगे या फिर मॉनसून के बाद आएंगे। साइक्लोन को 2 नाम से जाना जाता है, प्री मॉनसून एंड पोस्ट मॉनसून। प्री मॉनसून मतलब मॉनसून के पहले, अप्रैल और मई में। आपने कई बार अखबारों में देखा होगा कि अप्रैल और मई के टाइम पे कई सारे साइक्लोन सारे बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में। वहीं आप अक्टूबर नवंबर में भी देखोगे कि कई सारे साइक्लोन डेवलप होते हैं बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर के अंदर। तो ये सब सीजनल होते हैं, बाकी साल में सिर्फ शांत हो जाते, कुछ ही टाइम पर चलते। तो दीस आर दी सीजनल और सेकेंडरी विंड। थर्ड होता है टर्सरी विंड। टर्सरी विंड्स वो होती है जो किसी एक एरिया की, लोकल एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण जनरेट होती है। जैसे एक एरिया है, उस एरिया पर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा ठंड हो गई, तो उस ठंडे एरिया से किसी गर्म एरिया की तरफ हवाएं चलेगी, ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो ये लोकल एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण जो विंड चलती है उन्हें हम टर्सरी विंड भी कहते हैं। जैसे लू विंड जो चलती है गर्मी के दिनों में, एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ जब तप जाता है पूरा, उस टाइम पे लू चलती है। तो ये लू क्यों चलती है? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन। तो लू चलती है। लू के बाद इसी के साथ कुछ डायरनल विंड्स भी होती है। डायरनल विंड वो विंड होती है जो कि इंट्राडे अपना डायरेक्शन चेंज कर ले। दिन में तो दूसरी तरफ चल रही थी, रात में दूसरी तरफ चल रही है, तो इनको बोलते हैं डायरनल विंड्स। अब एक एक करके सारी विंड्स को पढ़ेंगे कि उन विंड्स को क्या बोलते हैं। ये जो आपको शेप दिख रहा है इसे बोलते हैं विंड वेन। विंड वेन, इट इज द इंस्ट्रूमेंट
टू मेजर द डायरेक्शन ऑफ विंड। डायरेक्शन ऑफ विंड को कैलकुलेट किया जाता है विंड वेन से। कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि ये जो आपको दिख रहा है ये मुर्गा बना होता है, और यहां पर इन्होंने मुर्गे को इसलिए लिया क्योंकि जो इसके पंख है ये पंख इस शेप में है कि हवा अच्छे से घूम जाए। तो यहां पर ये जो लगा हुआ है, जब विंड इस दिशा में चलती है तो मुर्गा घूम के इस तरफ हो जाता है, और डायरेक्शन ये वाला एरो शो कर देता है कि वो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो मतलब नॉर्थ वेस्टर्न साइड चल रही है। अगर वो इधर चल रही है तो साउथ ईस्टर्न साइड हो जाएगी। इस तरीके से यहां से हमको विंड का डायरेक्शन पता चलता है। विंड की स्पीड कौन सा इंस्ट्रूमेंट बताता है? एनेमोमीटर। और विंड का डायरेक्शन बताता है विंड वेन। अब यहां पर देखते हैं प्लानेटरी विंड क्या होती है। प्लानेटरी विंड्स ये विंड्स होती है जो पूरे ग्लोब पर चलती है। ये है 0 डिग्री हमारा। इस 0 डिग्री इक्वेटर के बाद दूसरा प्रेशर बेल्ट कौन सा आता है हमारा? 30 डिग्री सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। नेक्स्ट आता है सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट। फिर लास्ट आ जाता है हमारा पोलार हाई प्रेशर। एग्जैक्टली सेम सारे के सारे सदर्न हेमिस्फीयर में होंगे। ये हो जाएगा 30 डिग्री सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट, फिर 60 डिग्री सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट, और लास्ट में आ जाएगा पोलार हाई प्रेशर बेल्ट। तो ये प्रेशर बेल्ट होते हैं अर्थ के ऊपर। अब हमने देखा था यहां पर होता है हाई प्रेशर, तो विंड इस एरिया से दोनों की तरफ चलती है। लो प्रेशर यानी 60 डिग्री की तरफ और 0 डिग्री की तरफ। जब ये विंड ऊपर और नीचे जाती तो कोरियोलिस फोर्स इसे अपने राइट हैंड पर डिफ्लेक्ट कर देता है। इसका राइट हैंड क्या हुआ? ये, और इसका राइट हैंड क्या हुआ? ये। एग्जैक्टली सेम सदर्न हेमिस्फीयर में भी होता। 30 से जब विंड जाती है तो कोरियोलिस उसे डिफ्लेक्ट कर देगा। जो विंड नीचे की तरफ जाएगी कोरियोलिस उन्हें अपने लेफ्ट हैंड साइड पर डिफ्लेक्ट कर देगा। यहां पर भी कर दिया और यहां पर भी कर दिया। तो यहां पर अलग अलग डायरेक्शन मिलते विंड के। कैसे डायरेक्शन मिलते? ये कौन सी दिशा है? ईस्ट, और ये कौन सी है? वेस्ट। तो ईस्टर्न साइड से जो विंड आ रही है वेस्टर्न साइड, इनको नाम दे दिया हमने ईस्टर्लीज या फिर ट्रेड विंड। ट्रेड विंड इनको क्यों बोलते बात करेंगे। दूसरा, ये वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न साइड जा रही है तो इसलिए यहां पर चलती है वेस्टर्लीज। ठीक है, दो विंड समझ में आ गई। ईस्टर्लीज क्यों? क्योंकि जब सब ट्रॉपिकल रीजन से इक्वेटर की तरफ हवाएं जाती है तो वो राइट हैंड साइड पर डिफ्लेक्ट हो जाती, इसलिए चलती है यहां पर ईस्टर्लीज। और वही जो सब ट्रॉपिकल रीजन है वहां से जब सब पोलर रीजन की तरफ जाएगी तो वो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट, राइट हैंड साइड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो यहां पर देखो अगेन ये कौन सी हो गई? वेस्टर्लीज, और सदर्न हेमिस्फीयर में वेस्टर्लीज। डायरेक्शन जहां से विंड चलती है वहां से काउंट किया जाता, लेफ्ट होगा या राइट होगा। आप इसको आराम से समझ के देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि वेस्टर्लीज क्यों चलती है और ईस्टर्लीज क्यों चलती है। अब अगेन हम हमारे टॉपिक की तरफ आते हैं। यहां पर देखते हैं तो 0 डिग्री इक्वेटर पर जो विंड्स आ रही है, इन विंड्स को क्या बोला हमने? ट्रेड विंड या फिर ईस्टर्ली विंड। वहीं 30 डिग्री से जो विंड्स जा रही है, इन 30 डिग्री से 60 डिग्री पर जाने वाली विंड्स को हमने क्या नाम दिया? वेस्टर्लीज। और जो पोलर एरिया से जो विंड्स आ रही है, सब विंड डिफ्लेक्ट होगी, कोरियोलिस सब पे लगेगा, तो ये कौन सी हो गई? पोलर ईस्टर्लीज। तो ये 3 तरीके की परमानेंट विंड होती है। ठीक है, आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है कभी भी ऐसा लाइफ में कि क्या होती है परमानेंट विंड, क्या होती है प्राइमरी विंड। बट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो वहां पर हमें यह याद रखना है कि 3 तरह की परमानेंट विंड होती है। कौन कौन सी? एक तो ट्रेड विंड ट्रॉपिकल ईस्टर्ली, दूसरा वेस्टर्ली और तीसरा पोलर ईस्टर्ली। एक एक विंड को डीप में स्टडी करते हैं, समझते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज की। तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली कहां से चलती है? 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ से 0 डिग्री इक्वेटर पर ये जो विंड्स जा रही है, दीज आर ईस्टर्ली विंड, और इन्हें ट्रेड विंड भी कहा जाता है। इन्हें ट्रेड विंड बच्चों इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहले क्या था, पहले मोटर वेसल तो हुआ नहीं करते थे,
पहले बड़े बड़े जहाज भी नहीं हुआ करते थे, इतने बड़े बड़े इंजन भी नहीं हुआ करते थे जो कोयला से चले, टाइटेनिक जैसी चीज नहीं हुआ करती थी, पेंटिंग नहीं बनाई जाती थी। तो यहां पर क्या होता है कि जो ट्रेडर्स थे वो ट्रेडर्स क्या करते थे, अपने पाल बांध लेते थे, तिरपाल, और जो तिरपाल रहते थे उनको समुद्र में लेकर जब चलते थे तो जब हवाएं ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती थी तो इनको धक्काकर लेकर आ जाती थी। तो जब वो विंड इनको पुश करके लेकर आती थी तो इनके व्यापार में सहारा मिलता था इनको, इसलिए उन्होंने इन विंड को ट्रेड विंड नाम दे दिया था। अगली आती है वेस्टर्ली विंड। वेस्टर्ली विंड चलती है 30 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में, ये यहां पर ये चलती है वेस्टर्ली विंड 30 टू 65 या फिर 30 टू 60 डिग्री। अब वेस्टर्ली विंड, यहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और श्रिंकिंग 60s क्या होती है। ये तीनों बच्चों वेस्टर्ली विंड है। ये वो वेस्टर्ली विंड है जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में चलती है। ये आपको सदर्न हेमिस्फीयर का मैप दिख रहा है, यहां पर जो विंड चलती है, इन विंड में जो विंड 40 डिग्री पर चलती है उस विंड को कहा जाता है रोरिंग 40s, और जो विंड 50 डिग्री पर चल रही है उसे कहा जाता है फ्यूरियस 50, और जो विंड 60 डिग्री पर चलती है उसे कहा जाता है श्रिंकिंग 60s। याद रखना। और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्यों नहीं होती? रोरिंग 40s का मतलब हो जाता है रोर करके तेजी से चलना। ये इतनी तेज चलती कि बड़े बड़े जहाजों के टुकड़े कर देती है, इतनी तेजी से चलती है। तो आप मुझे ये बताओ, थोड़ा सा सोचते हैं कि ये सिर्फ सदर्न हेमिस्फीयर में ही क्यों चलती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्यों नहीं चलती इस वाले एरिया के अंदर? बेटा ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसलिए नहीं चलती है क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज द हेमिस्फीयर ऑफ लैंड। यहां पर कितने सारे लैंड मास है, और यहां पर है एंडीज माउंट, यहां पर है रॉकी माउंटेन रेंज जो कि हिंड्रेंस क्रिएट करता है, यहां पर एटलस माउंटेन रेंज, यहां पर एल्प्स माउंटेन रेंज, फिर हिमालय आ जाता है, कुनलुन शान आ जाती है, तियन शान आ जाती है, हिंदुकुश आ जाती है, सुलेमान आ जाती है। तो इतनी सारी जो माउंटेन रेंजेस है, ये माउंटेन रेंजेस फ्रिक्शन क्रिएट करती है, ऑब्स्टेकल क्रिएट करती है। तो ये विंड्स जो होती है जो सदर्न हेमिस्फीयर में चलती है, ये विंड्स यहां पर इतनी स्पीड मेंटेन नहीं कर पाती, इसलिए यहां पर रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और श्रिंकिंग 60s नहीं चलती है। ये विंड सिर्फ और सिर्फ सदर्न हेमिस्फीयर में ही चलती है। तो क्वेश्चन एनडीए के अंदर यह पूछा था कि रोरिंग 40s क्या है, तो रोरिंग 40s इज अ वेस्टर्ली विंड जो कि सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर चलती है। वेस्टर्लीज के बाद थर्ड विंड आती है पोलार ईस्टर्लीज। पोल पर हाई प्रेशर होने के कारण, पोलार रीजन पर हाई प्रेशर होने के कारण विंड चलती है पोल से सब पोलार लो प्रेशर की तरफ, और ये सब पोलार लो प्रेशर की तरफ ये डायरेक्टली चलने की कोशिश करती है तो कोरियोलिस इसे डिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए ये ईस्ट टू वेस्ट मूव करती है पोलार रीजन पे, तो इसको नाम दिया जाता है पोलार ईस्टर्लीज। ठीक है, तो ये थी हमारी परमानेंट विंड्स, वो परमानेंट विंड्स जो कि थ्रू आउट द ईयर चलती है, जो परमानेंट होती है, जो कभी भी चेंज नहीं होती, इसलिए इनको परमानेंट या फिर प्लानेटरी विंड या फिर प्राइमरी विंड भी कहा जाता है। तीनों विंड की बात की हमने, एक बार और छोटा सा रिवीजन करवा रहा हूं। पहली ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जो कि 30 डिग्री से 0 डिग्री पर आती है, इसे ट्रेड विंड भी कहा जाता है। दूसरी वेस्टर्लीज जो कि कहां से चलती है, वेस्टर्ली चलती है हमारी 30 डिग्री से 65 टू 60 डिग्री तक, तो ये होती है वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज विंड में भी 3 पड़ा, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और सिंकिंग 60s, और फिर उसके बाद आती है पोलार ईस्टर्ली जो कि पोल पर होती है, जो कि पोल से चलती है। तो 3 तरह की विंड होती है जिसे हम परमानेंट विंड कहते हैं, वो विंड जो कि कभी भी अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करती, जो विंड फ्लक्चुएट नहीं होती है। अब हम बात करते हैं सीजनल विंड्स के बारे में। सीजनल विंड्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं इंडियन मॉनसून को, कि इंडिया का मॉनसून क्या है। हमारी एग्जाम के अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था जिसके लिए आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन आप नो डाउट डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन ये था कि इंडिया में मॉनसून कितने महीने तक रहता है, या फिर इंडिया में मॉनसून कितने दिन तक रहता है। तो आप खुद ऑब्जर्व करो, आप खुद भी देखते हो बारिश को, कौन से महीने में बारिश शुरू होती है और किस महीने में बारिश खत्म होती है। तो ऑन एन एवरेज आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंडिया के अंदर जो मॉनसून है वो कितने दिन चलता है। अगर 1 महीने रहता है तो 30 दिन चलेगा, अगर 2 महीने मॉनसून रहता है तो 60 दिन चलेगा, अगर 3 महीने रहता है तो 90 दिन, और अगर 4 महीने रहता है तो 120 दिन। तो आपको बताना है कि कितने महीने मॉनसून इंडिया के अंदर आता है। अब हम यहां से बात करते हैं मॉनसून विंड की। मॉनसून एक सीजनल विंड्स होती है जो इक्वेटर को जैसे ही क्रॉस करती है तो ये इस टाइप डाइवर्ज हो जाती है। क्यों? बिकॉज राइट हैंड साइड, मैंने क्या बोला था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड कैसे चलेगी, राइट हैंड साइड। तो जब ये विंड राइट हैंड साइड से आती है इंडिया की तरफ,
तो ये विंड सबसे पहले हिट करती है अंडमान निकोबार को। अंडमान निकोबार को मॉनसून विंड हिट करती है 25 मई के दिन। तो 25 ऑफ मई को अंडमान एंड निकोबार को मॉनसून विंड हिट करती है। और दूसरा 1 जून के दिन मॉनसून विंड हिट करती है केरला को। केरला जो कि इंडिया की सदर्न मोस्ट स्टेट है, केरला जिसकी सदर्न मोस्ट ट्रिप है क्या हमारी कन्याकुमारी, जिसे केप कोमोरिन भी कहा जाता है। तो यहां पर जैसे ही मॉनसून विंड जाएगी ये 2 टुकड़ों में टूट जाएगी। एक अरेबियन सी ब्रांच, दूसरा बे ऑफ बंगाल ब्रांच। एक अरेबियन सी ब्रांच जो कि महाराष्ट्र के अंदर माउंटेन रेंज है, कर्नाटका के अंदर माउंटेन रेंज है, जिनका नाम है वेस्टर्न घाट्स, जिसे हम इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे। इन वेस्टर्न घाट से टच होते हुए ये विंड ऊपर की तरफ जाती है और काठियावाड़ से एंटर कर जाती है इंडिया के अंदर। वहीं दूसरी विंड इस तरफ से जाती है और ये डायरेक्टली हिट करती है वेस्ट बंगाल को, पश्चिम बंगाल वाले रीजन को, और कई सारे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उसके बाद झारखंड जैसे स्टेट को ये विंड हिट करती है और ये चली जाती है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि वर्ल्ड की ऐसी कौन सी जगह है जहां पर हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड होती है। मैं फिर से बोलूं क्वेश्चन, विश्व की ऐसी कौन सी जगह है जहां पर हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड होती है और वो कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि वर्ल्ड की कौन सी ऐसी जगह है जहां पर हाईएस्ट रेनफॉल होती है। जब मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पर और आपको बता दूंगा कि वो जगह कौन सी है। अब इंडियन ज्योग्राफी से आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि वो जगह कहां की मैं बात कर रहा हूं, बट आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर करना है। तो ये होता है मॉनसून। अब जब मॉनसून आने लगता है तो मॉनसून के साथ एक बर्ड आता है, एक ऐसा पक्षी आता है जो सिर्फ और सिर्फ बारिश का पानी पीता है। उस बर्ड का नाम है पाइड कुक्कू जैकोबिन, जिसे केरला के अंदर चातक भी कहा जाता है, द लव बर्ड। ये जो चातक होता है ये मॉनसून के साथ आता है। जब इंडियन मॉनसून आता है ना सदर्न हेमिस्फीयर से, ऑस्ट्रेलिया से जब हवाएं ऊपर की तरफ आती है, जब सन एकदम नॉर्थ में होता है, जून में इंडिया की तरफ होता है, तब जब विंड्स ऊपर आती है तो इनके साथ साथ बादल आते हैं, और जो बादल आते हैं उन्हीं बादलों के साथ एक पक्षी उड़ता हुआ आता है इंडिया की तरफ, जिसका नाम है पाइड कुक्कू जैकोबिन। ये जो पाइड कुक्कू जैकोबिन है, ये बर्ड जब जहां जहां बारिश होती वहां वहां बादलों के साथ रहता है। अगर पानी नीचे जमीन पर गिर गया तो ये उस गिरे हुए पानी को भी नहीं पीता, ना किसी नदी से पानी पीता, ये अपनी चोंच को ऊपर खोलकर ऊपर आसमान से गिरते हुए पानी को पीता है। इसे चातक बर्ड भी कहा जाता है। तो ये जब केरला के अंदर हमें जून में दिखने लग जाता है, जून के टाइम पर ये बर्ड उड़ता उड़ता केरला पर आ जाता है, तो जैसे केरला में चातक दिखने लगता है वैसे लोग समझ जाते हैं कि इंडिया में मॉनसून आने वाला है। और फिर इंडिया में एंटर करता है द माइटी इंडियन मॉनसून। तेजी से पवित्र मॉनसून आता है हमारे देश के अंदर, जिसके ऊपर हम सभी लोग निर्भर है। आप भी हो, मैं भी हूं, हमारे देश के सारे किसान, कई सारे बच्चे जिनके माँ बाप किसान हैं, जिसमें हम भी हैं, मेरे खुद के पेरेंट्स किसान हैं जो कि खेती करते हैं। तो ऐसे लोग सभी डिपेंड करते हैं इस मॉनसून के ऊपर। जब मॉनसून आता है, बारिश होती है, तब जाकर हमारे देश की ये धरती है ये सोना उगलती है। तब खरीफ की क्रॉप लगाई जाती है और खरीफ की क्रॉप को काटा जाता है अक्टूबर नवंबर में, फिर उसे बेचा जाता है और अगले काम किए जाते हैं। तो इस तरीके से इकोनॉमी चलती है जब ये मॉनसून इंडिया की तरफ आता है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो पूरा का पूरा इस रेनफॉल के ऊपर ही डिपेंड करता है, और ये रेनफॉल सीजनल विंड्स के अंदर आती है, जिसको हम सेकेंडरी सर्कुलेशन भी कहते हैं। और इसी मॉनसून के बाद और मॉनसून के पहले इंडिया में अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में जो लो प्रेशर जनरेट होता है, उस लो प्रेशर से यहां पर बनते हैं साइक्लोन। जब हम साइक्लोन चैप्टर पढ़ेंगे तो उस साइक्लोन वाले चैप्टर में इसकी प्रोसीजर देखेंगे कि साइक्लोन कैसे बनते हैं। तो साइक्लोन यहां पर बनते हैं और फिर ये आते हैं इंडिया की तरफ और इंडियन कोस्ट को हिट करते हैं। साइक्लोन जो होते हैं वो डिजास्टर्स होते हैं, उनका नेगेटिव इंपैक्ट भी होता है। कैसे नेगेटिव इंपैक्ट होता है कि वो कोस्टल एरिया को तोड़ देते हैं, कई सारे मछुआरे होते हैं,
फिशरमैन जो कि समुद्र के अंदर मछलियां पकड़ने जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता है कि साइक्लोन बन गया है। तो जैसे एकदम से साइक्लोन आता है तो उनकी नाव डूब जाती है। कई बार ऐसे ऐसे हादसे हो जाते हैं कि कई सारे लोग मर जाते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जो हमारी कोस्टल एरिया पर होते हैं उन इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ दिया जाता है। जो मछलियों को रखने के लिए जो फ्रीजर्स बनाए जाते हैं बड़े बड़े जहां से एक्सपोर्ट की जाती है, ये साइक्लोन उनको तोड़ देता है। तो ये एक डिवास्टेटिंग रोल प्ले करता है। तो जब हम साइक्लोन चैप्टर पढ़ेंगे तब वहां पर हम इसकी बात भी करेंगे। अब हम ये वाला जो पैटर्न है ये है मॉनसून का पैटर्न। मॉनसून में क्या होता है, इन द मंथ ऑफ इन समर सीजन, इन द मंथ ऑफ जून, विंड जो है वो इंडिया की तरफ जाती है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया था। तो ये विंड इंडिया की तरफ जाएगी और इंडिया में क्या करवाएगी, ये रेनफॉल। किस महीने में, जून के महीने में। क्यों, क्योंकि इंडिया के अंदर जून के टाइम पर होता है सन इंडिया के ऊपर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। तो सन होने के कारण यहां बन जाता है इंटेंस लो प्रेशर, क्योंकि जैसे सन यहां पर रहेगा तो क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी, और गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर लो हो जाएगा। तो इस लो प्रेशर को भरने के लिए इस समुद्र से हवाएं आती है, और वही हवाएं अपने साथ साथ मानसून को लेकर आती है। वही हवाएं अपने साथ साथ चातक, द पाइट कुकू जैकोबिन को लेकर आती है। फिर विंटर के टाइम में क्या होगा, विंटर में कैसा फील होता है, ठंड लगती है। ठंड लगती मतलब टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर कम हो जाएगा मतलब पार्टिकल्स एकदम पास पास आ जाएंगे। वो पार्टिकल पास पास आ जाएंगे तो यहां कौन सा प्रेशर बन जाएगा, हाई प्रेशर। तो इसी हाई प्रेशर रीजन से विंड अगेन समुद्र की तरफ चल जाती है, और इंडिया के अंदर हाई प्रेशर डेवलप होता है और मॉनसून लौटने लगता है। तो विंटर में जब मॉनसून लौटता है नवंबर के टाइम पर, नवंबर दिसंबर के टाइम पर, उसे कहा जाता है रिट्रीटिंग मॉनसून। ये तो हुआ ऑनसेटिंग मॉनसून, और ये हो जाएगा रिट्रीटिंग मॉनसून। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंडरी सर्कुलेशन। सेकेंडरी सर्कुलेशन को कंप्लीट करने के बाद अब हम आते हैं लोकल विंड्स या फिर टर्सरी सर्कुलेशन की तरफ, कि टर्सरी सर्कुलेशन क्या होता है। टर्सरी सर्कुलेशन के अंदर आती है लोकल विंड एंड डायरनल विंड। किसी एक एरिया पर लो प्रेशर या फिर हाई प्रेशर बनने के कारण, किसी एक एरिया का वेदर चेंज होने के कारण वहां पर जो हवाएं चलती है उन हवाओं को कहा जाता है लोकल विंड्स। जैसे कि लू, जब लू मध्य प्रदेश से चलती है उत्तर प्रदेश की तरफ, कंडीशन कुछ भी हो सकता है उत्तर प्रदेश ज्यादा गर्म हो गया हो मध्य प्रदेश से। ऐसी कंडीशन कई सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं किसी भी एरिया के। जब एक एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाता है और दूसरे एरिया का टेम्परेचर कम होता है, तो एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ जो हवाएं चलती है, जो कि थोड़े टाइम के लिए होती है, थोड़ी डिस्टेंस के लिए होती है, उन विंड्स को कहा जाता है लोकल विंड्स। और उन्हीं का एक एग्जांपल है लू। लू जिसे केरला के अंदर कहा जाता है काल बैसाखी, जिसे वेस्ट बंगाल के अंदर कहा जाता है काल बैसाखी। जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के अंदर यही जब लू एंटर करती है तो इसे वेस्ट बंगाल के अंदर हम कहते हैं काल बैसाखी। काल बैसाखी के बाद दूसरी लोकल विंड, बैसाखी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बैसाख के महीने में आती। जो हिंदी महीने होते हैं ना, उनमें एक महीना होता है बैसाख, तो उस बैसाख के महीने में ये हवाएं चलती है, इसलिए इसको काल बैसाखी कहा जाता है। और बाकी जगह पर इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है बाकी जगह पर लू। जैसे बोला जाता है तेज बड़े लू के नाखून, जान बचाओ आया जून। जब लू चलती है तो लू के नाखून तो वैसे नहीं होते हैं, बट ऐसा बोला जाता है जब लू चलती है तो किसी को भी नोच लेती है, किसी को भी वो बीमार कर देती है। और ऐसी कंडीशन कभी आपके साथ जनरेट हो जाती है कि आपको लू लग जाती है गर्मी में, तो आप इसका सबसे बढ़िया उपाय है केरी का पना। जो आम का पना बनता है ना, उसको इंस्टेंट पी लो, फटाफट लू उतरती है वहां पर। यही मैंने इसके अंदर भी देखा था। फिर इसके बाद अगली लोकल विंड की हम बात करते हैं सीमम। सीमम जो होती है, सीमम होती है हॉट विंड, जो कि अरेबियन पेनिनसुला के अंदर चलती है। अरेबियन पेनिनसुला के अंदर चलती है सीमम विंड। ये आपको क्या याद रखना है यहां पर, सिर्फ और सिर्फ विंड के नाम और वो विंड कहां पर चलती है। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए जिनको हम लास्ट में सोल्व भी करेंगे। बट आपको यहां पर याद क्या रखना है, यहां पर आपको एक चीज याद रखना है कि विंड का नाम क्या है और वो विंड कौन से एरिया की तरफ चलती है। तो पहली हो गई लू, जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश यानी इंडिया के सेंट्रल एरिया में चलती है। दूसरी यही विंड जब पश्चिम बंगाल में जाती है तो इसे हम काल बैसाखी कहते हैं। इसके बाद आती है थर्ड विंड सिरोक्को विंड।
सिरोको विंड चलती है सहारा डेजर्ट से होते हुए, ये विंड चलती है इटली की तरफ। यहां पर मैप के अंदर देखते हैं हम, ये वाला रीजन देख रहा, इट इज द सहारा डेजर्ट, लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इस सहारा डेजर्ट से विंड जो चलती है, वो विंड क्या करती है, अपने साथ साथ, डेजर्ट में क्या होती है, सैंड होती है, उस सैंड को अपने साथ कलेक्ट कर लेती है और सैंड को पूरा अपने साथ उठाकर तेजी से आंधी चलेगी। और वो आंधी ये जो ब्लू कलर की वाटर बॉडी दिख रही है, इसे बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी। इस मेडिटेरेनियन सी के ऊपर से पास होती है, मॉइस्चर कलेक्ट करती है और ये विंड जाती है कहां पर, इटली के अंदर। ये जगह है इटली, और इटली में बारिश करवाती है। जब ये इटली में बारिश करवाती है तो अपने साथ साथ जो सैंड इसने कलेक्ट की थी, अपने साथ साथ जो मिट्टी इसने कलेक्ट की थी, उस मिट्टी को ये यहां ले जाकर गिरा देती है। और जब ये मिट्टी यहां पर गिरती है तो यहां पर लाल कलर की बारिश होती है, इसलिए यहां पर होने वाली बारिश को कहा जाता है ब्लड रेन। और ये ब्लड रेन कौन सी विंड कराती है, ब्लड रेन कराती है सिरोको विंड। ठीक है, सिरोको विंड एंड ऑल्सो नोन फॉर ब्लड रेन इन इटली। कहां से, जब सहारा से पास होकर ये इटली पर पहुंचती है। नेक्स्ट, लेवांतर। लेवांतर इज ए कोल्ड विंड। लेवांतर कोल्ड विंड है जो कि स्पेन के अंदर चलती है। नेक्स्ट, खामसिन। खामसिन जो विंड है, खामसिन वार्म एंड ड्राई विंड है। ये वार्म और ड्राई खामसिन विंड चलती है इजिप्ट में, जो कि अफ्रीका के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है। नेक्स्ट होती है मैंगो शावर। मैंगो शावर जो होती है प्री मॉनसून विंड होती है, मॉनसून से पहले चलती हवाएं। अब मॉनसून से पहले जब हवाएं चलती है और उसके साथ साथ थोड़ी बहुत बारिश होती है, आपने देखा होगा अप्रैल और मई के टाइम पे कभी कभी थोड़े बहुत हल्के फुल्के शावर देखने को मिलते हैं। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ मैंगो शावर। मैंगो शावर को ऐसा बोला जाता है कि जब ये गिरती है तब आम पकते हैं, जामुन पकते हैं, खजूर पकते हैं। ये सारे जो पेड़ होते हैं, इनके ऊपर जो भी फल लगे होते हैं, इस बारिश के साथ साथ ये पकने लग जाते हैं। इसको प्री मॉनसून शावर भी कहा जाता है। केरला और कर्नाटका के अंदर ये हवा चलती है, जिसे मैंगो शावर भी कहते हैं। नेक्स्ट, चिनुक। चिनुक एक वार्म विंड है। चिनुक इज ए वार्म विंड जो कि विंटर के सीजन में चलती है नॉर्थ अमेरिका में। विंटर में नॉर्थ अमेरिका हाई लेटीट्यूड पर है, तो सब जगह बर्फ जम जाती है, और उस बर्फीले एरिया में जैसे ही चिनुक चलती है तो चिनुक जहां जहां मूव करती है वहां का टेम्परेचर 4 डिग्री बढ़ा देती है। तो आपने खुद देखा होगा, जैसे आपने जो हम ड्रायर यूज करते हैं बाल के लिए, उसमें देखा होगा गर्म हवा निकल के आती है। ऐसी कैसी होती चिनुक, जिस एरिया से पास होती है तो गर्म हवा जब ये आती है तो वहां पर जितनी भी बर्फ है उस बर्फ को ये मेल्ट कर देती है, और उस बर्फ को मेल्ट करने के कारण इसे कहा जाता है स्नो ईटर। चिनुक विंड को कहा जाता है स्नो ईटर। चिनुक विंड के बाद अगली विंड है फोएन विंड। फोएन विंड चलती है यूरोप के अंदर। ये स्पेशली चलती है स्विट्जरलैंड में। कौन सी माउंटेन के पास, एल्प्स माउंटेन। एल्प्स माउंटेन के नॉर्थ स्लोप से ये विंड चलती है, वार्म विंड, स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट विंड है हर्मट्टन विंड। हर्मट्टन विंड भी वार्म विंड है। हर्मट्टन विंड सहारा से चलती है उन एरिया की तरफ जहां पर बहुत उमस बढ़ जाती है। जो अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट है, घाना, इन पार्ट में जब ये विंड जाती है तो वहां पर जितनी भी उमस है, जितनी भी ह्यूमिडिटी है, उस ह्यूमिडिटी को ये खत्म कर देती है। और आपने खुद देखा होगा अभी आजकल क्या होता है, दिन में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है कभी कभी, और फिर एकदम से धूप निकलती है तो उमस बढ़ जाती है। तो उमस के बढ़ने के कारण कई सारे लोग बीमार पड़ने लगते हैं। तो ऐसे कैसे वेस्टर्न सहारा के अंदर कई सारे लोग बीमार होते थे उस ह्यूमिडिटी से। और जब उस ह्यूमिडिटी के माहौल के अंदर जैसे हर्मट्टन विंड जाती है, हर्मट्टन इतनी ड्राई विंड होती है कि सारी ह्यूमिडिटी को उड़ा देती है। और जैसे वो ह्यूमिडिटी खत्म होगी वहां के लोग ऑटोमेटिकली ठीक होने लगते हैं। इसलिए हर्मट्टन को बोला जाता है डॉक्टर विंड, क्योंकि ये इलाज कर देती है। ये कोई इंजेक्शन लगा के इलाज नहीं करती है, ये इलाज करती है अपने टेम्परेचर के कारण। जैसे ये टेम्परेचर बढ़ाती है तो उस एरिया की ह्यूमिडिटी क्या होती है अगले चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। उस एरिया की सारी ह्यूमिडिटी को ये कम कर देती है। और जैसे ह्यूमिडिटी कम होगी, जो लोग बीमार है वो ठीक होने लगेंगे। और जैसे लोग ठीक होने लगेंगे, उसके बुनियाद पर इस विंड को नाम दिया गया है डॉक्टर विंड। इसके बाद ब्रिक्सफील्डर, जो कि विक्टोरियन डेजर्ट में चलती है। विक्टोरियन डेजर्ट अपने आप में क्वेश्चन बन गया है। विक्टोरियन डेजर्ट कहां पर है? इट इज इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में है विक्टोरियन डेजर्ट, और उस विक्टोरियन डेजर्ट पर जो वार्म विंड चलती है उसे कहा जाता है ब्रिक्सफील्डर। ठीक है। नेक्स्ट, शमल विंड।
शमल विंड जो है, शमल एक हॉट एंड ड्राई विंड है, ये डस्टी विंड है जो कि इराक के अंदर चलती है, स्पेशली इराक में भी मेसोपोटामियन रीजन के अंदर। मेसोपोटामियन के बारे में आपने जाना होगा, मेसोपोटामियन इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। हमारे इंडिया के अंदर जो सिविलाइजेशन है उसका नाम क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। उससे भी पुरानी जो सिविलाइजेशन थी, जो सबसे पहले की सिविलाइजेशन थी, उसका नाम था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो कि यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदी के किनारे पर थी। तो उस एरिया पर जो विंड चलती है मेसोपोटामियन एरिया पर, उस विंड को हम बोलते हैं शामल विंड। शामल विंड के बाद चलती है नेक्स्ट कोल्ड विंड, जिसे बोला जाता है ब्लिजार्ड। तो ये ब्लिजार्ड विंड चलती है रशिया के अंदर। रशिया के अंदर जो ईस्टर्न साइड से जो कोल्ड विंड चलती है, उस ईस्टर्न साइड से कोल्ड विंड को बोला जाता है ब्लिजार्ड, और इसे बीस्ट ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, पूरब से आने वाला बीस्ट। तो इसे बीस्ट ऑफ ईस्ट भी कहते हैं ब्लिजार्ड को। ब्लिजार्ड के बाद नेक्स्ट मिस्ट्रल विंड। मिस्ट्रल विंड कहां चलती है? मिस्ट्रल विंड फ्रांस और स्पेन में चलती है। यह है कोल्ड विंड। ये फ्रांस से चलती है गल्फ ऑफ लायन की तरफ, फ्रांस से आगे जाती है और समुद्र के अंदर जो गल्फ बना हुआ है वहां पर, गल्फ ऑफ लायन, यहां पर चलती है मिस्ट्रल विंड। नेक्स्ट है यामो विंड। यामो विंड चलती है जापान के अंदर, और इसको आप कैसे याद रखोगे? जापान की बाइक कौन सी है? यामाहा। तो यामाहा कंपनी भी जापान की है, और यामो जो विंड है वो भी जापान की है। तो यामो एक वार्म एयर है जो कि जापान के अंदर चलती है। नेक्स्ट हबूब। हबूब एक स्टॉर्मी विंड है जो कि चलती है ड्राई, जो कि एक हॉट और ड्राई विंड है, और ये चलती है सूडान के अंदर। तो हबूब विंड जो है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसे हमें याद रखना है। नेक्स्ट बीस एंड फ्रांस। बीस एंड फ्रांस जो विंड है ये चलती है, बीस जो विंड है वो चलती है फ्रांस और स्विट्जरलैंड के अंदर। बीस एंड फ्रांस नाम नहीं है उसका नाम है बिस। तो ये बिस विंड चलती है फ्रांस और स्विट्जरलैंड के अंदर। इस बिस के बाद अगली विंड आती है ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर जो विंड है, ब्लैक रोलर विंड चलती है नॉर्थ अमेरिका के अंदर। तो देखो बेटा, आप कैसे ही इनको याद रखो, जैसा आपको उचित लगे इनको लर्न करना, बट ये हमको लर्न करना है, क्योंकि ये जो लोकल विंड्स है, इस लोकल विंड से ढेरों क्वेश्चन पूछे रिटन एग्जाम में, और ये क्वेश्चन हमें लगाना है। अगर हम ये क्वेश्चन लगाएंगे तभी तो जाकर हमारे फाइनल सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। हमें एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। तो ये लोकल विंड्स के जो हैं, ये आपको एक एक करके याद रखना है। मैं प्रोबेबिलिटी लेता हूं कि शायद इस पेपर के अंदर भी इस टाइप के लोकल विंड से क्वेश्चन उठाया जा सकता है। तो आप लोकल विंड्स को, कुछ भी हो जाए, सारी लोकल विंड्स को लर्न कर लेना, जैसे ही आप लर्न कर सको वैसे, बट ये सारी लोकल विंड्स हमें याद होना चाहिए। अब हम बात करते हैं डायरनल विंड के बारे में। डायरनल विंड वो विंड जो कि रेगुलरली अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। दिन में कहीं और से कहीं और चल रही थी, रात को कहीं और से कहीं और जा रही है। तो दिस इज द डायरनल विंड। तो डायरनल विंड में हम बात करते हैं सबसे पहले सी ब्रीज और माउंटेन ब्रीज के, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या होती है? देखो, दिन में क्या होता है, दिन में जब सूरज की रोशनी गिरती है तो ये वाला जो लैंड का पार्ट है ये हो जाता है गर्म, और जैसे लैंड का पार्ट गर्म होगा तो टेम्परेचर यहां पर इंक्रीज हो जाएगा। जो टेम्परेचर है इस एरिया का, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे टेम्परेचर इस एरिया का इंक्रीज होगा यहां पर प्रेशर हो जाएगा लो। तो समुद्र से हवाएं आएगी यहां पर, जिसे हम बोलेंगे सी ब्रीजेस। ठीक है, बहुत सिंपल है कि डे टाइम में लैंडमास जो है वो पूरा का पूरा गर्म हो जाएगा। वो गर्म हो जाने के कारण यहां से पार्टिकल लाइट होकर ऊपर उठ जाएंगे, और पार्टिकल जब ऊपर चले जाएंगे तो यहां पर बन जाएगा लो प्रेशर, और लो प्रेशर बन जाएगा तो इस लो प्रेशर को फुलफिल करने के लिए प्रेशर ग्रेडियंट कहां से कहां बनेगा? समुद्र से जमीन की तरफ, और उसे हम बोलेंगे सी ब्रीजेस। वहीं रात में क्या होगा? रात की कंडीशन में क्या होगा? रात में जो लैंडमास है ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। दिन में तो क्या था, जल्दी गर्म हो गया था, रात में जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो जैसे ये रात में जल्दी ठंडा हुआ मतलब टेम्परेचर हुआ कम, और जैसे टेम्परेचर हुआ कम तो इस लो टेम्परेचर एरिया पर बन जाएगा हाई प्रेशर। तो लो टेम्परेचर इज हाई प्रेशर बिकॉज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहां पर बना लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से विंड चलेगी ओशियन की तरफ, उन्हें हम कहेंगे लैंड ब्रीजेस। तो लैंड ब्रीजेस कब चलती है? रात में। और सी ब्रीजेस कब चलती है? दिन में। दिन में समुद्र से हवाएं आती जमीन की तरफ, और रात में जमीन से हवाएं जाते समुद्र की तरफ।
ठीक है, सो दिस आर दी डायरनल विंड्स। इसके बाद अगली हम बात करते हैं माउंटेन ब्रीज और वैली ब्रीज के बारे में। डे टाइम में क्या होता है, अगेन डे और नाइट की कंडीशन है, डायरनल विंड है। डे टाइम में क्या होता है, जब सनरेज गिरती है वैली के फ्लोर के ऊपर, मतलब वैली मतलब होता है खाई और माउंटेन मतलब होता है पहाड़, तो जब खाई के ऊपर जब वो गिरती है सूरज की किरणें, तो यहां की जो हवाएं हैं वो हवा हो जाती गर्म, वो गर्म होने के कारण हवा ऊपर की तरफ उठती है। कब, डे टाइम में। क्यों जा रही है डे टाइम में ऊपर, क्योंकि यहां पर तापमान बढ़ गया है और तापमान बढ़ने के कारण क्या हुआ, ये विंड ऊपर की तरफ जाने लगी। ठीक है, जहां लो प्रेशर होता है विंड ऊपर की तरफ मूव करती है, तो इन विंड्स को हमने बोल दिया है वैली ब्रीज, या फिर इन्हें एक और नाम से भी कहा जाता है एनाबेटिक। एनाबेटिक। वहीं नाइट टाइम में क्या होगा, नाइट टाइम में ये माउंटेन है, ये माउंटेन हो जाएगी जल्दी ठंडी। जैसे ये माउंटेन ठंडी होगी, इन माउंटेन के ऊपर जो विंड है उसके पार्टिकल नीचे की तरफ उतरेंगे फिर, क्योंकि जैसे पार्टिकल, जैसे किसी एरिया का टेम्परेचर गिर जाता, पार्टिकल पास पास हो जाते, डेंस हो जाते, और डेंस होने के कारण ये पार्टिकल ग्रेविटी की प्रेजेंस में नीचे की तरफ आएंगे। और जब ये ग्रेविटी की प्रेजेंस में नीचे की तरफ आएंगे तो कहां से आ रहे, माउंटेन टू वैली, इसलिए इसको हम नाम दे देंगे माउंटेन ब्रिज या फिर केटाबेटिक। केटाबेटिक। अब समझो इनको एक बार और, ये है क्या, वैली, ये क्या है, माउंटेन। तो डे टाइम में जब वैली का फ्लोर हो गया गर्म सनलाइट से, तो गर्म हो जाने के कारण हवाएं इस वैली के फ्लोर से माउंटेन तरफ चली। क्यों, क्योंकि जैसे ही विंड का तापमान बढ़ेगा तो ये विंड ऊपर की तरफ मूव करेगी, पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, लाइटर होंगे, तो ये लाइटर पार्टिकल ऊपर की तरफ गए तो ये क्या हो गई, वैली ब्रीज। ठीक है, क्योंकि वैली से माउंटेन की तरफ जा रही है, जहां से विंड जनरेट होती है उस जगह से उसका नाम दिया जाता है। जैसे सी ब्रीजेस थी वो समुद्र से जनरेट हो रही थी, लैंड ब्रीजेस थी जो जमीन से जनरेट हो रही थी, बस वैसे के वैसे ही जो वैली ब्रीजेस है ये वैली से जनरेट हो रही है माउंटेन की तरफ, और इन्हें हम एनाबेटिक भी कहते हैं, वैली ब्रीजेस। नेक्स्ट, माउंटेन ब्रीजेस। माउंटेन ब्रीजेस में अगेन हम माउंटेन बना लेते हैं। जब नाइट टाइम आएगा तो नाइट टाइम में ये माउंटेन बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी। क्यों ठंडी हो जाएगी, क्योंकि एक तो ये समुद्र के ऊंचाई से काफी ज्यादा ऊपर, समुद्र से काफी ज्यादा ऊपर है, सी लेवल से बहुत ऊपर है, अर्थ के सरफेस से काफी ज्यादा ऊपर है, तो यहां पर इनकी हाइट होने के कारण ऑलरेडी यहां का टेम्परेचर कम रहता है। तो जैसे ही यहां पर ठंड बढ़ेगी तो ठंड बढ़ने के कारण यहां के पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, वो डेंस पार्टिकल नीचे की तरफ मूव करेंगे ग्रेविटी की प्रेजेंस में। तो जब ये पार्टिकल ठंडे होने के कारण नीचे की तरफ जाएंगे, जब पार्टिकल गर्म होता है तो ऊपर की तरफ उठता है, और जब पार्टिकल ठंडा होता है तो नीचे की तरफ आता है। तो जब ये पार्टिकल नीचे की तरफ आएंगे तो कहां से आ रही है, माउंटेन से, कहां की तरफ, वैली की तरफ। तो ये हो गई हमारी माउंटेन ब्रिज, जिसे हम केटाबेटिक भी कहते हैं। ठीक है, तो तीनों विंड देख ली हमने। परमानेंट विंड जिसमें ट्रॉपिकल ईस्टर्ली, उसके बाद जिसे हमने ट्रेड विंड भी कहा, फिर हमने वेस्टर्ली देखी, फिर हमने बात की पोलार ईस्टर्ली की, फिर सीजनल विंड देखी जिसमें इंडियन मॉनसून, एंड हमने बात की साइक्लोन की। फिर उसके बाद हमने देखा लैंड ब्रीजेस, सी ब्रीजेस, लोकल विंड्स और कुछ दूसरी डायरनल विंड जैसे कि माउंटेन एंड वैली ब्रीजेस। तो ये था हमारा चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर बेटा हम लोगों ने प्रेशर बेल्ट्स पढ़े। प्रेशर बेल्ट्स के अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओ, नहीं लर्न कर सको ज्यादा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें इतना जरूर याद रखना है कि टोटल 7 प्रेशर बेल्ट है, और 7 प्रेशर बेल्ट से फिर जो मैंने विंड का मूवमेंट बताया था उस विंड के मूवमेंट को हमें यहां पर याद रखना है। बाकी का जो सबसे ज्यादा लर्न करने की चीज है इस चैप्टर के अंदर वो है लोकल विंड्स, तो हमें लोकल विंड्स को यहां पर याद रखना है। तो आइए उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को हम यहां पर सोल्व करते हैं। Which one of the following process is responsible for transferring liquid into water vapor? लिक्विड को वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी प्रोसेस लगती है? जब ये लिक्विड होता है और जब ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है
उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन वो प्रोसेस होती है जब लिक्विड वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एक जनरल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, जो कि एग्जाम के अंदर पूछा था। ये बिना पढ़ाए भी आप इसका आंसर कर देते। अगला क्वेश्चन, इफ द सरफेस एयर इज 100, इफ द सरफेस एयर प्रेशर इज 100,000 मेगाबार, द एयर प्रेशर एट 1 किलोमीटर अबव द सरफेस विल बी। अगर अर्थ सरफेस पर जो प्रेशर है वो है 1000 मेगाबार, तो 1 किलोमीटर ऊपर कितना प्रेशर होगा? एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा है। तो मैंने क्या बोला था कि जब हम 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ जाते हैं तो 100 मेगाबार प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो यहां पर कितना है? 1000, तो 1000 माइनस 100 क्या आएगा आंसर? 900 मेगाबार। तो जैसे हम एटमॉस्फेयर में 1 किलोमीटर की हाइट पर ऊपर जाते हैं तो 900 मेगाबार प्रेशर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है इन्हें हमें कि कौन सी विंड कहां कहां चलती है। यामो विंड, यामाहा की बाइक, मैंने बताया था 2019 का क्वेश्चन है ये। अब यहां पर हमें देखना है यामो विंड कहां चलती है? जापान। ब्लैक रोलर नॉर्थ अमेरिका। हबूब एक स्टॉर्मी विंड है जो सूडान में चलती है। बिश फ्रांस के अंदर चलती है। तो ये हमारा यहां पर पैटर्न बनेगा। इसके अकॉर्डिंग क्या बन रहा है देख लेते हैं हम। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। सी विल बी दी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रोरिंग फोर्टिस। रोरिंग फोर्टिस के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट को कंसिडर करना है और यहां पर देखते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड फाउंड इन सदर्न हेमिस्फीयर। क्या ये दोनों हेमिस्फीयर में मिलती है? नहीं, ये सिर्फ सदर्न हेमिस्फीयर में मिलती है। बिल्कुल सही बात। द स्ट्रॉन्ग ईस्ट टू वेस्ट, जैसे इन्होंने ईस्ट टू वेस्ट बोला, ये वाला स्टेटमेंट यूं ही गलत हो जाता है क्योंकि ये वेस्टर्ली विंड है जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती है। सो ये द स्ट्रॉन्ग ईस्ट टू वेस्ट करंट, ये गलत, और सही क्या हो जाएगा हमारा? दे आर स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड फाउंड इन ओशन ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर। सो 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। रोरिंग फोर्टिस मैंने बताया था जो रोर करती हुई चलती है। जब बीच में कोई सी भी माउंटेन, कोई सा भी लैंडमार्क नहीं आता, तब ये विंड तेजी से चलती है, तो इसलिए इनको रोरिंग फोर्टिस भी कहते हैं, सिर्फ सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, द डोल्ड्रम इज a लो प्रेशर एरिया अराउंड द इक्वेटर वेयर प्रिवेलिंग विंड आर काम। ये हमने पढ़ा था, याद करो कि डोल्ड्रम वो काम एरिया होता है जहां पर प्रिवेलिंग विंड्स आकर मर्ज होती है। तो पहला सही है। दूसरा, चिनुक इज द हॉट एंड ड्राई विंड ब्लो इन विंटर एंड रेज द टेम्परेचर इन शॉर्ट टाइम। चिनुक का मैंने बताया था, चिनुक एक वार्म और ड्राई विंड है और ये तापमान को बढ़ा देती है और वहां पर की जितनी भी सारी बर्फ है उस बर्फ को मेल्ट कर देती है। और जब वो बर्फ मेल्ट हो जाती है तो वहां पर घास उगने लगती है। और जो अमेरिका के अंदर जो ट्राइब्स मिलती है वहां पर अपने भेड़ बकरी चराने के लिए लेकर जाते हैं, तो उन लोगों ने यहां पर इसको नाम दिया था स्नो ईटर, जो बर्फ को खा जाती है। तो चिनुक इज द हॉट एंड ड्राई विंड, बिल्कुल सही। तो 1 और 2 जो सी है इसका आंसर होगा। दोनों पॉइंट यहां पर सही है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बैरोमीटर इज द device which is used to measure the atmospheric pressure. Next, in which one of the following place eastern headquarter of eastern railway zone is situated? So eastern railway zone का headquarter बनाया हुआ है हाजीपुर के अंदर, जो कि बिहार में है। ठीक है, बिहार के अंदर हाजीपुर जो है वो ईस्टर्न या फिर पूर्वी रेलवे क्षेत्र का हेडक्वार्टर बनाया गया है। नेक्स्ट, Which one of the following is the local wind blow out from Siberia? साइबेरिया में कौन सी लोकल विंड चलती है जिसे बीस्ट ऑफ ईस्ट भी कहते हैं? So that is the blizzard. Next, शामल और वार्म एंड ड्राई विंड जो कहां मिलती है? शामल विंड मिलती है हमको इराक के अंदर। और इराक के अंदर जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थी, उस सिविलाइजेशन का नाम क्या था? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो इस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के पास चलती है। अभी तो सिविलाइजेशन नहीं है, बट उस एरिया को मेसोपोटामियन एरिया कहा जाता है, जो कि यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदियों के किनारे पर बसा हुआ था।
तो यहां पर जो शामल विंड चलती है, हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट, लोकटक लेक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये जो स्टेट्स हैं इनके अंदर में से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके अंदर लोकटक लेक सिचुएटेड है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है, कि लोकटक लेक कहां पर है। बट लोकटक लेक की एक बहुत खास बात है जो आपको याद रखना है अभी। लोकटक लेक इज द ओनली लेक इन विच फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड। एक तैरता हुआ नेशनल पार्क इसके अंदर है। वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन लोकटक लेक, और उस नेशनल पार्क का नाम है केबुल लैमजाओ। केबुल लैमजाओ। तो केबुल लैमजाओ जो नेशनल पार्क है, इसका ऊपर से ये क्वेश्चन जो है ये आईएएस की एग्जाम, जिसको हम यूपीएससी बोलते हैं, यूपीएससी एग्जाम ने ये पूछा हुआ है। और यूपीएससी की एग्जाम ही कंडक्ट कराती है आपकी एनडीए की एग्जाम। जो यूपीएससी जो कमीशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वही कंडक्ट कराता है हमारा एनडीए की एग्जाम। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि वो पूछ ले कि वर्ल्ड का फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहां पर है। तो वो फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है उसका नाम है केबुल लैमजाओ, और वो कौन से लेक के अंदर है? वो है लोकटक लेक। और लोकटक लेक कहां है, इसका आंसर आप करोगे कमेंट बॉक्स के अंदर। मेरे को इंतजार रहेगा इस आंसर का, खास करके आप सभी लोग इसका आंसर सही करो, ठीक। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर प्लेट। इनमें से कौन सी प्लेट मेजर प्लेट है? फिलीपींस प्लेट बिल्कुल गलत, अरेबियन प्लेट नो, कोकोस प्लेट नो। सो मेजर प्लेट इज पैसिफिक प्लेट। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने ये डिस्कस किया था। अगर आपको नहीं पता हो तो एक बार आप पीछे जाकर चेक कर लेना, तो वहां पर हमने डिस्कस किया था। और ये 2 बार पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर, अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करता है एग्जाम में आने के लिए। कई सारी चीजें उनमें से एग्जाम के अंदर आती है। तो बेटा आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, आपको हर चीजें पढ़ना है, क्योंकि ये एक तो ऑलरेडी हमारा क्रैश कोर्स है, इसमें जो भी चीजें आती है वो सारी ही इंपॉर्टेंट है। आपको हर चीजों को ध्यान में रखना है और तेजी से कवर करना है। मैं गारंटी देता हूं कि आप सभी लेक्चर के सारे वीडियोस देखते जाओ सभी सब्जेक्ट्स के, तो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जो कि हमारी खुद की इच्छा है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, हमें दुआ मिले, हम लोग आपको दुआ दे, ठीक है। तो ये हो जाएगी पैसिफिक प्लेट विच इज वन ऑफ द मेजर प्लेट। नेक्स्ट, मारियाना ट्रेंच। समझ गए होंगे मैं कहां की बात कर रहा हूं। मारियाना इज द डीपेस्ट ट्रेंच, वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है। ये कौन से ओशन के अंदर है, उसका आंसर आपको बताना है। तो ओशन में तो आप बता दोगे फटाफट कि सर पैसिफिक ओशन के अंदर है और ये 11 किलोमीटर गहरी है। और कमेंट बॉक्स में तो आप में से कोई एक था जिसने इच्छा भी जताई थी कि उनको पैसिफिक ओशन के अंदर मारियाना ट्रेंच के अंदर जाना है। तो मारियाना ट्रेंच इज सिचुएटेड इन पैसिफिक ओशन, बट पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न पार्ट में मारियाना ट्रेंच है, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ डिप्लेशन इन ग्राउंड वाटर। इनमें से कौन सा ग्राउंड वाटर को डिप्लेट करने का कारण नहीं है? ग्राउंड वाटर जानते हो, ग्राउंड वाटर वो वाटर होता बेटा जो जमीन के अंदर होता है। ग्राउंड वाटर को हम निकालते पंपिंग के थ्रू। ग्राउंड वाटर इस वर्ल्ड का अलार्मिंग रेट पर चल रहा है। हमारी धरती पर जो पानी है उस पानी का 97% वाटर जो है वो सोल्ट वाटर है। हमारे पास पीने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3% पानी है। समझ रहे हो मेरी बात? सिर्फ 3% वाटर होता है, जिसमें बादलों का पानी भी आ गया, ग्राउंड वाटर भी आ गया, नदियों का पानी भी आ गया, तालाबों का पानी भी आ गया, घर के अंदर रखा हुआ पानी भी आ गया। तो टोटल हमारे पास 3% पानी है जिसको हम पीने के लिए काम में ले सकते हैं। उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर का डिप्लेशन हो रहा है अलार्मिंग रेट पर। आप लोग कई सारे शहर में रह रहे होंगे, कई सारे गांव में रह रहे होंगे, आपने देखा होगा 1 किलोमीटर एरिया के अंदर कम से कम 500 बोरिंग लगे होते शहर के अंदर। तो वहां से क्या होता है, पानी निकाल तो लेते पर उस वाटर को वापस जमीन के अंदर नहीं जाने देते, पानी चार्ज नहीं होता। वो जब वाटर चार्जिंग जोन खत्म हो जाता है तो ग्राउंड वाटर क्या होने लगता, डिप्लेट होने लगता है, खत्म होने लगता है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है जो कि इसे नॉर्मली समझ नहीं आती, बट एक बार बारीकी से देखो कि सिर्फ 3% पानी है हमारे पास, तो आपको समझ आएगा कि इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहां पर हम वो फैक्टर देखते हैं जो कि ग्राउंड वाटर के डिप्लेशन के लिए जरूरी नहीं है। पहला फैक्टर, कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्केल कंक्रीट बिल्डिंग। ये बिल्कुल जरूरी है कि ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है। कैसे? आप लोग शहर में रह रहे हो, शहर में आपने देखा होगा सारी की सारी जो सड़कें होती है वो कंक्रीट की बनी है, डामर की बनी है। तो क्या होता है, पानी इसके ऊपर बह के निकल जाता है, जमीन के अंदर नहीं जाता।
जब पानी जमीन के अंदर नहीं जाएगा, पानी रिसेगा नहीं, जमीन के अंदर परकोलेट नहीं होगा, तो ग्राउंड वाटर बेटा चार्ज कैसे होगा? इसी शहर के अंदर हमने 1 किलोमीटर एरिया के अंदर 500 बोरिंग लगा रखे हैं जो कि पानी बाहर निकालता है, तो चार्ज कौन सा पानी करेगा? तो चार्जिंग जोन बनाना बहुत जरूरी है। तो कॉन्क्रीट जो लार्ज स्केल पर बना रखा है उससे ग्राउंड वाटर का डिप्लेशन हो रहा है, बिल्कुल सही है। तो ये भी गलत है क्योंकि हमने नोट पूछा है कि कौन से डिप्लेशन नहीं हो रहा। लॉस ऑफ फॉरेस्ट के खत्म हो जाने से भी ग्राउंड वाटर का डिप्लेशन हो रहा, पानी डायरेक्ट बह के निकल जाता, पेड़ पौधे उसे होल्ड ही नहीं कर पाते। तीसरा, एक्सेसिव पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, बिल्कुल इससे भी डिप्लेशन हो रहा है। कैसे डिप्लेशन हो रहा है? क्योंकि जितना ज्यादा हम पानी निकालेंगे उतना ज्यादा डिप्लेशन होगा। तो ये सारे वो फैक्टर हैं जो कि ग्राउंड वाटर के डिप्लेशन के लिए जरूरी है। बट एफोरेस्टेशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ वाटर। एफोरेस्टेशन मतलब क्या होता है? पेड़ पौधों का लगाना। जितने ज्यादा पेड़ पौधे लगाओगे उतने ज्यादा पेड़ पौधे पानी को होल्ड करके रखेंगे, वो बारिश में उस पानी को होल्ड करके जमीन के अंदर धीरे 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 परकोलेट करेंगे, तो ग्राउंड वाटर चार्ज होगा। तो ग्राउंड वाटर चार्ज होगा, तो इसका आंसर है एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन के कारण ग्राउंड वाटर कभी भी डिप्लेट नहीं होता है। तो बच्चों, ये सारा आज हमने इस चैप्टर के अंदर देखा। हमने प्रेशर बेल्ट्स देखे, प्रेशर बेल्ट्स के बाद हमने यहां पर विंड्स देखी और विंड्स से रिलेटेड हमने कई सारे क्वेश्चन किए। मैं उम्मीद करता हूं आप सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करना, सभी क्वेश्चन का आंसर पता करना। कुछ मैंने भी बताए हैं आपको, मैंने पीडब्ल्यू ऐप के ऊपर भी क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए हैं, उन क्वेश्चंस को भी करना। फिर मैं गारंटी लेता हूं कि आपका जो ये वाला एग्जाम आ रहा है ये बहुत अच्छा जाएगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।